गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। राहुल शुक्ला एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ आज शाम के इस स्पेशल प्रेजेंटेशन को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार मेरी कोशिश होती है कि आपके बीच में कुछ नई जानकारी लेकर के आऊं, कुछ वैसी बातें लेकर के आऊं जिसकी जरूरत हम सबको होती है। पिछले सप्ताह जिस कड़ी पर हम लोग बातचीत कर रहे थे वो थी फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर कि आखिर हम अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो कहना चाहूंगा कि कोई वैसी जन्म घुट्टी नहीं है, कोई वैसा रामबाण इलाज या तरीका नहीं है कि मैंने बता दिया, आपने कर लिया और फाइनेंशियली फ्री हो गए। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको धीरे धीरे करते करते एक जर्नी है जिसके ऊपर चलते चलते आपको अपनी मंजिल मिलती है। दोस्तों, जरूरत इसमें क्या होती है? सबसे ज्यादा जरूरत होती है डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की। लगातार 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 आपको चलते रहना होता है इस सफर पे, बिना रुके, बिना थके, और बार बार पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि होता यह है ना कि जब हम बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं तो कभी कभी तो इसके पॉजिटिव परिणाम होते हैं कि चलो जी, मैंने इतनी इतनी दूरी तय कर ली। लेकिन वही अगर आपने ज्यादा दूरी तय ना की हो तो कभी ना कभी ये आपको डिमोटिवेट भी कर देता है। तो आपको अपना गोल निर्धारित करना है कि आखिर आपको पहुंचना कहाँ है। एक बार जब आपने अपना गोल निर्धारित कर लिया, उसके बाद से कैसे वहां तक पहुंचना है, ऑफ कोर्स वो इस जर्नी का हिस्सा है। ये सारी बातें डिसाइड होने के बाद रुकना नहीं है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, फाइनेंशियली फ्रीडम आपको जरूर 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 मिलेगी। आइए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहला है कि अपने नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर से क्या मतलब है कि आखिर आपको कितना चाहिए। मुझे अमीर होना है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, ये एक सही टर्म नहीं होता है। आपको ये देखना है कि कितने पैसे आपके पास हों कि जिसके आने के बाद से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए। यानी कि आपके खर्चे जितने भी हों उससे ज्यादा आपके पास आपके पैसिव तरीके से इनकम आता रहे, ताकि आपको कम से कम पैसे कमाने के लिए काम ना करना पड़े। दूसरा पॉइंट है कि अभी फिलहाल आपका वर्थ कितना है, आपकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, कितने की संपत्ति है। मैं यहाँ पे अचल संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे लिक्विड फंड्स की बात कर रहा हूँ, लिक्विड संपत्ति की बात कर रहा हूँ, जिसको आप जब चाहें तब लिक्विडेट कर सकें, कैश आउट कर सकें। सपोज किसी के पास 1,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हों किसी जमीन के रूप में या किसी प्रॉपर्टी के रूप में, और अगर आप उसे बेच ही ना पाए सही समय पर, उस पैसे का क्या मतलब बनता है। यहाँ हम उस पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपके पास जो संपत्ति है आपके हाथ में है, जिसको समय और जरूरत के हिसाब से कम समय में लिक्विडेट किया जा सके, वैसे संपत्ति का भी आकलन करना जरूरी है। सबसे जरूरी बात कि आपको अपनी थिंकिंग को अपडेट करना पड़ेगा मनी को लेकर के। पैसे के बारे में आपकी क्या सोच है, ये अलग अलग सोच होता है। मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि पॉजिटिव सोच आपकी पैसे के प्रति होनी चाहिए। लोग पैसे को एविल मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि बुराइयों का जड़ है पैसा। दोस्तों, ये कुछ कुछ बुरी धारणाएं हैं, उसमें से एक है पैसों को कभी भी बुराई का जड़ नहीं मानना चाहिए। बुरा क्या होता है, उस पैसे को इस्तेमाल करने का तरीका। अगर आपका नजरिया गलत है, अगर आपका उसके प्रति उसकी जो नियत गलत है, तो फिर डेफिनेटली वो गलत हो सकता है। ऐसे पैसा अपने आप में कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अगला है कि थिंक अबाउट स्पेंडिंग मोर, ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के बारे में सोचें आप, और ये तभी संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे। पिछली वीडियो मैंने जैसा बताया था कि कभी कभी थोड़ा उल्टा भी करना पड़ता है, ज्यादा खर्च कर लीजिए और फिर उस खर्च को भरपाई के लिए तो कमाना ही पड़ेगा। तो कभी कभी थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर में डालना पड़ता है, और प्रेशर में डालने का भी एक तरीका हो सकता है। अगला पॉइंट है कि दोस्तों 9 to 5 मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको बस घड़ी का इंतजार होता है कि 9 बजते ही ऑफिस पहुंच जाऊं और 5 बजने के साथ साथ मैं ऑफिस से बाहर निकल जाऊं, तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में अड़े आएगी। यानी कि आपके पास ग्रोथ माइंड होना चाहिए। आप घड़ी देखकर काम ना कर रहे हो, बल्कि एक खास मकसद के लिए, एक रिजल्ट को लाने के लिए काम कर रहे हो। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आती है। और इसके लिए जरूरी है कि एक साइड बिजनेस, या यूं कहें कि एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आपके पास जरूर होना चाहिए। कोई भी एक काम, या तो आप नौकरी पेशा हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ अगर एक ही काम आपके पास है तो दोस्तों ये एक अच्छा सिचुएशन नहीं है। कोई भी वैसा बुरा समय, बुरा दौर आ सकता है, जैसा कि आप सबने देखा हाल फिलहाल में कोरोना के दौरान आया। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको परेशानी झेलनी हो सकती है। खुदा ना खास्ते अगर ऐसा कुछ हो जाए, भगवान न करे, ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन हमें ऐसी स्थिति के लिए भी तैयार होना होगा कि जब ऐसी कोई नौबत आए तो हम एटलीस्ट इतने सिक्योर हों कि आने वाले 6 महीने, साल भर बिना किसी काम के भी
अपने खर्चों का हम निवारण कर सके। अगला है कि इतना इन्वेस्ट करना शुरू करें ताकि कुछ उससे रिटर्न भी ढंग का आ सके। कितने लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ भी कर देते हैं। हालांकि इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कैलकुलेटिव होना चाहिए। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, तो आप पहले रिसर्च कर लीजिए, समझ लीजिए कि कैसा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। ठीक है, आइए दोस्तों, जो ये पिछली बार का रिकैप था, जो पिछली बार हमने बातें की थी, आइए हम इस सिलसिले को, इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि सर आपने बता दिया कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए पता कैसे करें, हमारा सलाहकार कौन है, और जनरली होता क्या, हम किससे पूछते हैं? अपने घर में किसी से, अपने से बड़े से पूछते हैं। कारण क्या होता है कि हमसे पहले से वो अर्न कर रहे हैं, तो शायद उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी हो, इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो। दोस्तों अगर मैं आज के समय की बात बताऊं तो हमारी जो जनरली जनरेशन है, हमारे जो एल्डर जनरेशन है, उनके दौरान फाइनेंशियल फ्रीडम बोल करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जनरली मैं ऑन जनरल बात कर रहा हूँ, सबके केस में नहीं। वो लोग सिर्फ ये मानते थे कि हाँ जी कुछ कमाना है, बचाना है, और इस तरीके से जिंदगी चलती है। बहुत दूसरे तरीके का कंजर्वेटिव तरीका होता था उनके पैसे को बचाने का, उसको सेव करने का। सेविंग में लोग यकीन रखते थे, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, जो शायद पहले के लोग बहुत अच्छे तरीके से करते थे। आजकल के लोग स्पेंडिंग में थोड़ा ज्यादा यकीन करते हैं। तो सेविंग में यकीन तो रखते थे, लेकिन क्या उनकी सेविंग का तरीका सही था? आप कहने का मतलब जिससे सलाह लेने जा रहे हैं, क्या उनके पास इतना अवेयरनेस है, इतनी जानकारी है कि आज के जमाने के हिसाब से आपको सही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे? उनका एक फ्रेम ऑफ माइंड हो सकता है, उनका अपना एक तरीका हो सकता है, लेकिन कहीं से ये जरूरी नहीं है कि जिस इंसान से आप सलाह ले रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो कि आपको सलाह दे सके। दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप सलाह उसी इंसान से लें जो उस लाइन में, इन्वेस्टिंग लाइन में कुछ अपनी एक पहुंच रखता हो, एक होल्ड रखता हो। आज के जमाने में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्लानर हैं जो कि आपको कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ चार्जिंग बेसिस पे आपको सजेशन देते हैं। एक सजेशन और देना चाहूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट के पीछे ज्यादा मत भागिएगा। हो सकता है कि सुनने में अच्छा लगता हो कि फ्री में कुछ मिल रहा है, लेकिन फ्री की चीजें बहुत लंबे समय तक बहुत कारगर नहीं होती हैं। अगर आप पैसा देके करते हैं ना, तो सबसे पहले कि आपका एक अधिकार होता है कि हाँ जी मुझे ये चाहिए, आई पेड फॉर इट। इसीलिए निःशुल्क के पीछे बहुत ज्यादा ना भागें। हाँ, इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है तो आप निःशुल्क भी ले सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, पेड सर्विस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले की अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा रहती है और आप भी उससे अच्छा डिमांड कर सकते हैं। किससे लेना है? उस इंसान से लेना है जो कि मार्केट में अपनी एक पहुंच रखता है, जिसको पता है कि वो जो बता रहा है, क्या बता रहा है, सही है, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, आज के समय के हिसाब से होना चाहिए। पुराने वही घिसे पिटे तरीके की एफडी कर लिया और सर्टन जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, किसान विकास पत्र ले लिया, वो सब चीजें अब चलने से नहीं रहे, चलने वाली नहीं है। तो हमें तो सबसे पहले ये समझना है कि पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है? सही जगह पे करना है। सही जगह कौन बताएगा? वो इंसान बताएगा जिसको इन सारी चीजों की जानकारी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बचत की भी आदत डालनी होगी। ये मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं, हालांकि हर किसी के इंडिविजुअल के केस में ये अलग अलग बातें हो सकती हैं, बट ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसका मिनिमम 20% तो आपको सेव करना ही चाहिए। अगर आप बिल्कुल अभी अभी जॉब की शुरुआत किए हैं, आपके पास लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, खुद के अपने खर्चे हैं केवल, और आपकी अर्निंग अगर ठीक ठाक है, तो कोशिश कीजिए कि बस सिर्फ आपके जो नॉर्मल खर्चे हैं, जो कि शायद 20 to 30% ऑफ योर सैलरी, दैट कैन बी इतनी। अगर सपोज कि आज के टाइम में जो आईटी में या कुछ अच्छे लोग जॉब कर रहे हैं, 50,000 60,000 रुपए की जो सैलरी हो रही है, 20,000 रुपए आपके लिए बहुत है खर्चे के लिए। उसके बाद का जो भी 40,000 रुपए बच रहे हैं, ये सारे आप बचा सकते हैं। अगेन ये हर इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कितना खर्च करता है, किस जगह पे रह रहा है, लिविंग कॉस्ट क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं इन एवरेज बताना चाहूंगा आपसे कि ऑन एन एवरेज आपकी जो भी इनकम है उसका 20% तो एटलीस्ट आपको बचाना ही बचाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर पैसा बचाने की तो बात हो गई, अब आखिर इस 20% का करें क्या? 20% को हम कहाँ खर्च करें? तो मैंने आपके लिए कुछ आंकड़े जुटाए हैं कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर खर्च करेंगे तो कितना आपको एक ड्यू डिलिजेंस जिसको बोलते हैं ना, कि एक सही दिमाग के साथ कि हाँ ऐसे ऐसे करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी टोटल जो आमदनी है वो 100 रुपए है,
मैं 100% पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि टोटल जो आपकी अर्निंग हो रही है वो 100 रुपए की हो रही है। अब उस 100 रुपए को कैसे मैनेज करना है, मैं बस एक एक करके वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जितने पैसे आपने कमाए हैं, उन पैसों में से 30% आप मान करके चलिए जो आपकी नेसेसिटी के ऊपर, जो आपकी जरूरत है, जैसे रेंट, जिस घर में रह रहे हैं उसका किराया, खाने पीने का खर्च, बिजली का बिल, अगर बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, और ऐसे ऐसे जो खर्च होते हैं, कोशिश कीजिए कि ये 30% आपके इनकम से वो निपट जाए। यानी कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 30 रुपए में ये सारे खर्चे आपके हो जाए। अब शायद हो सकता है आप व्यंग्यात्मक हंसी हंसे, बोले क्या मजाक कर रहे हैं सर, सिर्फ 30% से क्या ये सारे खर्चे निकल जाएंगे? देखिए, ये काफी बोलते हैं ना कि एक दूसरे के प्रति रिलेटिव टर्म है, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल निकल सकते हैं। दो तरीका है, या तो खर्चे को कम कीजिए या इनकम को बढ़ाइए। अगर आपका इनकम अगर 10 लाख रुपए पर मंथ है, क्यों नहीं हो जाएगा 30%? लेकिन अगर आपकी इनकम सच में 10,000 रुपए ही है तो सिर्फ 3,000 में सारे खर्चे करना तो असंभव के बराबर है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अपने इनकम को बढ़ाएं या फिर अपने खर्चे को इतना घटा लें कि उसमें आराम से चल जाए। हकीकत यह है कि आज के समय में अपने खर्चों को बहुत ज्यादा कम नहीं किया जा सकता है, बहुत ज्यादा कटौती नहीं की जा सकती है। न चाहते हुए भी कुछ खास खर्चे हैं, खाने पीने के खर्चे हैं, रहने के खर्चे हैं, वो ऑलमोस्ट उतने आपको खर्च करने ही करने होंगे। चलिए, तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि अपनी नेसेसिटी के ऊपर आपको 30% खर्च करना है। उसका अगला है सेविंग, जो मैं पहले बताया था, इस बार फिर से बता रहा हूं कि 20% आपको सेव करना है। ये सेविंग कैसी होगी? ये सेविंग बिल्कुल आपके सेविंग बैंक अकाउंट वाली सेविंग है। इसके अंदर आप चाहें तो मतलब, ताकि जब चाहें तब आप इसको निकाल सकें, जब चाहें तब आप इसको अपनी इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकें, ये वैसा भी हो सकता है। ये एक तरीका है। और एक शुरू में जो मैंने बताया था, एक वैसा होता है जहां पर आप 20% निकाल करके भूल जाते हैं कि ये 20% है मेरे पास, वो भी एक तरीका है, वो एक अलग तरीका है। अभी जो फिलहाल मैं बता रहा हूँ, ये 20% आप उन चीजों के लिए बचा के रख रहे हैं, इमरजेंसी के केस में कभी जरूरत आ जाए। आप सेविंग बैंक अकाउंट में रख रहे हैं या वैसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर कि उसके हिसाब से लिक्विडिटी भी अच्छी है, आराम से आप पैसे भी निकाल पाए और सेविंग बैंक की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न भी मिल जाता हो। तीसरी बात आती है इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर सेविंग को अलग किया है, इन्वेस्टमेंट को मैंने अलग किया है। अभी तक आपका जो टोटल जो आपके पास पैसे थे उसमें से खर्च कितना किया आपने? 100 रुपए थे, 30 रुपए अपने नेसेसिटी के ऊपर खर्च कर दिया, 20 रुपए अपने सेविंग के लिए अलग कर दिए, यानी कि 50 रुपए निकल चुके हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 30% करना है, यानी कि 30% आपको इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है वो मैं अलग से बताऊंगा। आगे हम देखते हैं 10%, 10% आपको वैसे बचाने हैं जो आप अपने इंजॉयमेंट पर खर्च करें। कहीं बाहर घूमने जाना हो, कहीं बाहर होटल में खाना खाने के लिए जाना हो, थोड़ी सी आउटिंग हो गई, या कुछ वैसे खर्चे, बिकॉज सिर्फ हम काम करने के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ हमारी ख्वाहिशें हैं, कुछ हमारे शौक हैं जिसको पूरा करना है। दिक्कत की बात क्या होती है कि हम अपने शौक और ख्वाहिशों को इतना तवज्जो दे देते हैं कि अपनी आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा हम उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। लेकिन आपके पास जब ये यार्ड स्टिक होगा ना कि इसमें कितना खर्च करना है, तो वहां पर फिर बात आ जाती है 10%, यानी कि आपके शौक या फिर ऐसे बताएं कि इन सारे आदतों के ऊपर जो खर्च की बात आती है। जैसे मोबाइल, मोबाइल एक ऐसी चीज है आज के डेट में, जरूरत तो है, लेकिन 10,000 का भी एक मोबाइल हो सकता है, तो लाख रुपए 1.5 लाख का ही मोबाइल हो सकता है। कितने लोग लाख रुपए की मोबाइल सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं कि दे फील गुड अबाउट इट, एक फील गुड फैक्टर, हो मेरे पास आईफोन है, एक प्राइसेस पोजीशन है मेरे पास, वो फील आती है, सिर्फ उस फील के लिए ईएमआई के ऊपर और हर महीने 10,000 12,000 रुपए खर्च कर रहे हैं और पता नहीं कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट भरते जा रहे हैं। ये एक गलत तरीके का खर्च है। तो जब आपने डिफाइन कर लिया कि मेरे पास जो इनकम है उसका 10% ही मुझे इसमें खर्च करना है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट करना हो सकता है 3-4 महीने आपको पैसे जमा करने पड़े, उसके बाद आप इसके ऊपर खर्च करें। दोस्तों, मन तो बहुत कुछ करता है, मन मेरा भी बहुत करता है कि बिल्कुल ऐशो आराम के साथ रहूं, और सब किसी का मन करता है। लेकिन यहीं पर बात आती है कि अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो शुरुआती दौर में करना ही होगा। हाँ, जब वो समय आ जाए, जब आपके पास इतनी बचत हो और अगर इतना पैसिव इनकम हो कि आप अपने इन सारे शौक को पूरा कर सकें, दिल खोल के कीजिए, किसने मना किया है? ठीक है, तो आपको अपने इंजॉयमेंट के ऊपर 10% खर्च करना है। हो गया कितने? 90%। 30% नेसेसिटी, 20% सेविंग, यानी 50% हो गए। इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया 30%, यानी हो गए 80%। 10% चला गया इंजॉयमेंट के लिए, अपने ऐशो आराम के ऊपर, शौक के ऊपर 10%। और फाइनली 10% होता है, वो होता है चैरिटी, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी।
दोस्तों सुन करके कुछ लोगों को ये बात लग सकती है कि क्या मजाक कर रहे हैं सर, खुद के लिए पैसा है नहीं, हम चैरिटी करें। थोड़ा सा सोच बदलिएगा यहाँ पर। जिस दिन से आप चैरिटी करना शुरू करेंगे ना, दान देना शुरू करेंगे ना जरूरतमंदों को, ऐसे ही वो रोड चलने वाले भिखारी वो जरूरतमंद नहीं होते हैं, उनको नहीं देना है। अपना आइडिया लगाइए, आप देखिए कौन सच में जरूरतमंद है, उसको आप हेल्प कीजिए। और जो भी इनकम करते हो अगर आप 10% उसका निकाल पाए, जो बहुत अच्छी बात है। हालांकि बहुत सारे धर्मों में भी ये बात कही गई है, फिलहाल धर्म को साइड भी कर दें तो कहीं ना कहीं अगर हम इस दुनिया में आए हैं और हम अर्न कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस दुनिया को भी कुछ दें। अपना पेट तो एक जानवर भी पाल लेता है, तो हम इंसान हैं, इंसान का शरीर हमें मिला है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। और उसके लिए जो आइडियल परसेंटेज होता है वो 10% होता है। करने वाले इससे भी कई ज्यादा करते हैं, उससे कम भी करते हैं। आप देख लीजिए आप कितना कर सकते हैं। मैंने एक स्टैटिस्टिकल डेटा दिया है, एक ओवरऑल एक गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ये जो भी पैसे आप कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके पास ये रिटर्न जरूर आता है, और कई गुना मल्टीपल होकर के आता है। तो इस यकीन के साथ अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो ये टोटल जो आपका ब्रेकअप हो गया, 100 रुपए का मैंने ब्रेकअप बता दिया। नेसेसिटी 30, सेविंग्स 20, इन्वेस्टमेंट 30, एंजॉयमेंट 10 और कंट्रीब्यूशन 10। इस तरीके से आपके 100 रुपए का मैंने लोखा जेखा यहाँ पर दे दिया है। अब जो 30% इन्वेस्टमेंट का था, उस 30% को कैसे इन्वेस्ट करना है, अगेन ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप इसमें फेर बदल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अभी किस स्टेट में हैं, यानी कि स्टेट इन द सेंस किस अवस्था में आप हैं, अपनी उम्र के किस पड़ाव में हैं, आपके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं, फाइनेंशियली आपका स्टेटस क्या है, उन सारी बातों पर निर्भर करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा हो। मैंने ये समझ के बनाया है कि इसको फिलहाल जो लोग देख रहे हैं वो अपने 20 to 40 ईयर्स के एज में है, 20 to 30 कह लें, उस एज में है जब लायबिलिटी बहुत ज्यादा ना हो और आपके पास इनकम हो, आप उसको अच्छे से खर्च कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए रादर। तो वैसे लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, आप इसका परसेंटेज ऊपर नीचे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो भी होना चाहिए उसमें आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये जो 30% है, अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो भी 30% है, उसको अगर आप 100 मान लेते हैं, उस 100 का सेफ इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए 30%। ये सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि आप पीपीएफ हो गए, उसमें कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉन्ड्स होते हैं, इसमें आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपका फिक्स है कि हाँ जी इसमें रिटर्न मिल जाएगा। आज के डेट में जनरली जो फिक्स डिपॉजिट है उसको सही नहीं माना जाता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट से वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। जितना आपको रिटर्न मिलेगा उससे कहीं ज्यादा वो इन्फ्लेशन में चला जाता है, और टैक्स के फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आज के डेट में फिक्स डिपॉजिट उतना सही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 30% होगा। अगला है रिस्की। अब आज के डेट में जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, देखिए दोस्तों ये मेरा मानना है, आपकी मर्जी है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट का 50% रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालिए। रिस्की में क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसमें लो वाले में क्या होता है, लो रिस्क लो रिटर्न। तो सेफ्टी के लिए 30% तो आपने रख ही दिया है, 30% आपने वहां कर दिया और उसको आप जाने दीजिए। 50% जो है उसको अगर आपने रिस्की में रखा, जो आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, और ऐसे कितनी सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स आप अपना उसमें रिसर्च जरूर कीजिए, ऐसे ही कहीं भी पैसे नहीं फेंक देने हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेने की शुरुआत कीजिए। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए रिस्क लेने की जरूरत है। रिस्क लीजिए, परसेंटेज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और फाइनली आता है आपका ड्रीम, यानी कि आपके जो सपने हैं, जो ऑफ कोर्स आज से आप 5 साल या 10 साल बाद पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए भी आज से ही आप बचत करना शुरू करें, आज से ही सेविंग करना शुरू करें। वो 10% उसके लिए जाएगा, और इसको ग्रो होने दें, इसमें हाथ नहीं डालें, यहाँ से पैसे नहीं निकालें, इसको ग्रो होने दें। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट सेट कर दें कि मुझे 10 साल के बाद ही देखना है, 20 साल के बाद देखना है, या जो भी हो सकता है। आपके ड्रीम क्या है उस पर निर्भर करता है। अगर गाड़ी खरीदनी है तो 5 साल में भी हो सकता है, घर बनाना है तो हो सकता है 10 साल में हो सकता है, या और भी ऐसे जो भी आपके सपने हैं उसके ऊपर आप सेविंग आज से ही शुरू कर लें दोस्तों। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपके बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी को लाने के लिए, एक गाइडलाइन था जिसके आधार पर मैंने आपको एक ये बताने की कोशिश की है कि कैसे आप अपने फाइनेंस को थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते रहे तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही कम समय में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपके बीच में आने की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो बेल के आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊं आप तक ये पहुंच सके। आपके जो भी फीडबैक होते हैं, जो भी आपका कमेंट होता है, जो भी सजेशंस होते हैं, या इनफैक्ट अगर कोई सवाल होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, जाकर के वहां पर कमेंट दीजिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। हर रविवार मेरे बीच में यहाँ पर आकर के मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको कुछ दे पाऊं। अगर मैं इस सिलसिले में आगे बढ़ पा रहा हूं, बस थोड़े से आपके प्यार की जरूरत है, थोड़े सहयोग की जरूरत है। ऐसे ही बने रहिए। जितने भी लोग अभी आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही आते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड डे।